हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने आपको गेहूं की कल्टीवेशन, मिस कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो के बारे में बता दिया। आज हम बात करेंगे गन्ना की खेती पर, मिस कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो इस खेती पर हम बात करेंगे। देखिए, गन्ने के यदि हम बोटानिकल नेम के बारे में यदि हम बात करें तो इसका जो बोटानिकल नेम होता है वह होता है आपका सैकेरम ऑफिसिनेरम। सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम ऑफिसिनेरम जो है यह इसका बोटानिकल नेम मीन्स वानस्पतिक नाम होता है। इसके बाद यदि हम बात करें इसके फैमिली की, मीन्स इसकी फैमिली क्या होती है, मीन्स इसका कुल क्या होता है, तो इसका कुल जो है वह आपका ग्रैमिनी या पोएसी होता है। ग्रैमिनी या पोएसी होता है, ग्रैमिनी या पोएसी होता है। उसके बाद यदि हम बात करें इसके ओरिजिन प्लेस की, इसके ओरिजिन प्लेस की यदि हम बात करें तो वह आपका इंडिया माना जाता है। मीन्स इसका उत्पत्ति स्थान इंडिया या फिर न्यू गुनिया माना जाता है, न्यू गुनिया। यदि हम बात करें इसके ओरिजिन प्लेस की, मीन्स उत्पत्ति स्थान की, ओरिजिन प्लेस वह होता है जहां पर किसी भी खेती या किसी भी चीज का जहां से उसकी उत्पत्ति होती है उसे ओरिजिन प्लेस कहा जाता है। तो गन्ने का जो ओरिजिन प्लेस है वह आपका इंडिया या फिर न्यू गुनिया माना जाता है, और इंडिया में भी इसे साउथ इंडिया में माना जाता है। ठीक है, यदि इसके हम कुल की बात करें या इसके फैमिली की बात करें तो वह आपकी ग्रैमिनी है या पोएसी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपकी बोटानिकल नेम की, तो बोटानिकल नेम इसका सैकेरम ऑफिसिनेरम होता है। ठीक है, यदि हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, यदि हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में यदि हम बात करें, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस जो होता है, गन्ने के उत्पादन से हमें लाभ होता है, चीनी बनाई जाती है। गन्ने के उत्पादन से, गन्ने की उपज से चीनी बनाई जाती है। गन्ने का प्रयोग हम चीनी बनाने के लिए करते हैं, और गन्ने से जो कुल चीनी बनाई जाती है वह कुल चीनी का आपका 60% भाग गन्ने से बनाया जाता है, जबकि कुल चीनी का आपका 40% भाग आपके चुकंदर से बनाया जाता है। मीन्स जो आपका गन्ना है उससे कुल चीनी का 60% भाग आपका गन्ने से बनाया जाता है, बची 40% चीनी वह आपकी चुकंदर से बनाई जाती है। गन्ने से हमें और भी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे आपकी गुड़ मिलती है, गुड़ के बाद आपकी राब आती है, राब के बाद आपकी खांडसारी, और उसके बाद हमें जंतुओं के, जानवरों के चारे के लिए उसकी जो ऊपर की जो पत्तियां होती हैं वो हमें गन्ने के, जानवरों के चारे के लिए काम आती हैं। तो यह आपका गन्ने का महत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके गन्ने का महत्व कहलाता है। और जो चीनी, रही बात चीनी की, तो चीनी को कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चीनी के कटोरा को चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा आपका क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी इसके इंपॉर्टेंस की। उसके बाद यदि हम बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन मींस वितरण की, कि इसकी खेती कहां कहां पर की जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यदि हम, गन्ने की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यदि हम बात करें तो वो जो है आपका नंबर 1 पर आपका वर्ल्ड आता है, वर्ल्ड। उसके बाद आपकी इंडिया मीन्स भारत में कहां कहां होता है, उसके बाद आपका यूपी में कहां कहां पर उगाया जाता है। देखिए, गन्ने के बारे में यदि हम बात करें तो वह संसार में सबसे अधिक ब्राजील में उगाया जाता है। यदि हम बात करें कि सबसे अधिक गन्ना किस देश में उगाया जाता है, तो वह आपका ब्राजील में उगाया जाता है। ब्राजील के बाद आता है आपका क्यूबा, क्यूबा के बाद आता है आपका इंडिया, और इंडिया के बाद जो है वह आपका आता है फिलीपींस मनीला। ठीक है, तो यह आपका आता है वर्ल्ड में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गन्ने की खेती सबसे अधिक किस देश में की जाती है, तो गन्ने की खेती सबसे अधिक ब्राजील नामक देश में की जाती है। उसके बाद बात आती है इंडिया की। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इंडिया में सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन गन्ने का किया जाता है, तो गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आता है आपका यूपी के बाद आता है आपका यूपी के बाद आता है आपका बिहार के बाद आता है आपका कर्नाटक। देखिए, गन्ने के बारे में यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक किस राज्य में गन्ने का उत्पादन किया जाता है, तो गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। उसके बाद यदि बात आई आपकी उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में उगाया जाता है, किस जिले में उगाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे अधिक मीरठ जिले में, मीरठ का मतलब होता है मेरठ जिले में उगाया जाता है। मेरठ के बाद आता है आपका मुरादाबाद और सहारनपुर। मुरादाबाद
मुरादाबाद और सहारनपुर में भी गन्ने की खेती अच्छे क्षेत्रफल पर की जाती है। गन्ने की खेती मुरादाबाद और सहारनपुर में भी अच्छे क्षेत्रफल पर की जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए ये क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं कि संसार में सबसे अधिक गन्ने की खेती किस देश में की जाती है, तो वह की जाती है आपकी ब्राजील में। उसके बाद आपकी इंडिया में सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है, गन्ने की खेती किस राज्य में की जाती है, तो वह की जाती है आपकी महाराष्ट्र में। उसके बाद बात आती है आपकी यूपी की, तो यूपी में सबसे अधिक आपके यूपी के मेरठ जिले में आपकी सबसे अधिक खेती गन्ने की खेती की जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें इसकी क्लाइमेट की, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद यदि हम बात करें इसके क्लाइमेट की यदि हम बात करें इसके क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट की हिंदी होती है जलवायु। मीन्स इसके लिए गन्ने के उत्पादन के लिए हमें कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो गन्ने के उत्पादन के लिए हमें जलवायु की आवश्यकता होती है। मीन्स टेम्परेचर, जलवायु के अंतर्गत ये आपकी जो हेडिंगें आती हैं वह इस प्रकार से आती हैं। नंबर 1 पर आपकी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर चाहिए वह आपके 24 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। देखिए हम आपको सिर्फ आपको हेडिंगों के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं और उसी हिसाब से आपको पेपर में बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। और ये क्लास जो है वह सिर्फ आपके लिए 11th के पर्पज के लिए पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है। तो जितने भी बच्चे अभी तक आपके 11th क्लास के नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सभी हमारे चैनल पर जुड़ जाएं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस आपका कवर कराया जाए। उसके बाद हम आपको बॉटनी और फिजिक्स की भी क्लासें आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बाद यदि टाइम बचा तो हम आपको इंजीनियरिंग की भी क्लास देंगे। ठीक है, तो बात आती है आपकी टेम्परेचर की। और यदि आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक पर यदि आप एक बार सर्च करेंगे स्टडी विद टैलेंटेड बॉय के नाम से, तो आपको हमारे दोनों ग्रुप मिल जाएंगे। वहां पर जाकर आप अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक प्राप्त हो जाए। ठीक है, और बची आपकी बात यदि गेहूं की और पोटैटो की, तो उनके बारे में यदि हमने आपको दो फसलें जो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, तो उनका जो लिंक है वह हम आपका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहां से आप उन कल्टीवेशन, उन क्रॉप्स का आप अध्ययन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं। बात आती है आपकी टेम्परेचर की। मीन्स गन्ने के टेम्परेचर के बारे में यदि हम बात करें तो आपका 24 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें इसके रेनफॉल की, मीन्स क्लाइमेट में गन्ने की उत्पादन के लिए हमें कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 75 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 75 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात आती है आपकी ह्यूमिडिटी की हिंदी होती है आपकी आर्द्रता। ह्यूमिडिटी मीन्स होती है आर्द्रता। तो आर्द्रता की आवश्यकता होती है कितनी, 87% आर्द्रता, मीट 87% आर्द्रता की आवश्यकता होती है किसके, गन्ने के उत्पादन के लिए। यदि हम बात करें इसके लिए दिन कैसे चाहिए, तो दिन चाहिए आपके लिए लॉन्ग डे। मीन्स गन्ने के उत्पादन के लिए हमें लॉन्ग डे की आवश्यकता होती है। गन्ने के उत्पादन के लिए हमें लॉन्ग डे मीन्स लंबे दिनों की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें इसके लिए सॉइल की, मीन्स गन्ने के उत्पादन के लिए हमें कैसी भूमि की आवश्यकता होती है, कैसे मृदा की आवश्यकता होती है, तो गन्ने के उत्पादन के लिए हमें क्ले टू क्ले लोम मृदा की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें इसके पीएच मान की, तो पीएच मान जो होता है वह आपका 6.5 से 7.5 या 7 भी लिखा मिल जाता है, या 6.5 से 7 या 6.5 से 7.5 कर देंगे तो आपका सही माना जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें इसके लिए सॉइल में उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित जल निकास होना चाहिए। यदि उचित जल निकास नहीं है तो हमारे खेत में जल अतिरिक्त रूप से भर जाएगा और हमारे गन्ने की फसल नष्ट हो जाएगी, सड़ जाएगी। उसकी जड़ों को ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाएगी संपूर्ण रूप से, तो हमारी जड़ें सड़ जाएंगी और गन्ने का उत्पादन हमें अच्छी रूप से नहीं मिलेगा। इसलिए हम ऐसी भूमि का प्रयोग करते हैं जहां पर उचित जल निकास की आवश्यकता, जल निकास का प्रबंध हो, उचित जल निकास का प्रबंध हो। मीन्स जो वर्षा के द्वारा जो आपका पानी जो वर्षा के द्वारा बरसता है, तो उसी अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की क्रिया को हम उचित जल निकास कहते हैं, मीन्स ड्रेनेज कहते हैं। तो इसके लिए हमें वेल ड्रेन्ड भूमि की आवश्यकता होती है। उसके बाद यदि हम बात करें इसकी वैरायटीज की, तो इसमें जो वैरायटीज निकलती है वह आपकी निकलती है कोयम्बटूर से। देखिए कोयम्बटूर से निकलने वाली वैरायटी जो होती है उसमें आपका CO लगाया जाता है, सभी वैरायटियों में आपका CO लगाया जाता है। और यदि हम बात करें जो वैरायटी आपकी कोयम्बटूर शाहजहांपुर से निकली हो, कोयम्बटूर शाहजहांपुर से जो आपकी वैरायटी निकलती है उसमें हम लगाते हैं आपका COS। और जो वैरायटी आपकी
कोयम्बटूर जालंधर से निकलती है। जो वैरायटी आपकी कोयम्बटूर जालंधर से निकलती है उसमें हम लगाते हैं COJ। और जो वैरायटी आपकी कोयम्बटूर सेवरही से निकलती है, सेवरही से, उसमें हम लगाते हैं CO स्मॉल एस। जबकि शाहजहांपुर में हम कैपिटल एस का प्रयोग करते हैं और सेवरही में स्मॉल एस का प्रयोग करते हैं। बात करें कोयम्बटूर से निकाली जाने वाली प्रजाति जो है वह आपकी 51 कोयम्बटूर 51 1148 और 1158 है। कोयम्बटूर 48, कोयम्बटूर 51, कोयम्बटूर 1148 और कोयम्बटूर 1158 जो वैरायटी है वह आपकी कोयम्बटूर से निकाली गई गन्ने की प्रजातियां मानी जाती हैं। उसके बाद कोयम्बटूर शाहजहांपुर से जो निकाली गई वैरायटी है वह आपकी कोयम्बटूर शाहजहांपुर 512, कोयम्बटूर शाहजहांपुर 512, कोयम्बटूर शाहजहांपुर 46, कोयम्बटूर शाहजहांपुर 47 होती हैं। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें आपकी कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जिनके जो आपकी कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जो आपकी, जैसे आपका हम बता दें कर्ण, इसके अलावा आपकी एक वैरायटी है इसका नाम है कर्ण के बाद आपका शाहजहां, उसके बाद अशोक। ये वैरायटी आपकी सभी गन्ने की वैरायटियां हैं और इतनी वैरायटी आपके लिए पर्याप्त है। इतना यदि आप बोर्ड के एग्जाम में लिख देंगे तो इतनी वैरायटीज आपके लिए पर्याप्त मात्रा में मानी जाती हैं। तो ये हो गई आपकी बात वैरायटीज की। यदि हम बात करें इसके बाद यदि हम बात करें आपकी सीड एंड सोइंग की, यदि हम बात करें आपके सीड एंड सोइंग की मींस बीज एवं बुवाई की, यदि हम बात करें आपके बीज एवं बुवाई की, तो बीज एवं बुवाई में आपका आता है नंबर एक पर आता है सीड सिलेक्शन। देखिए सीड सिलेक्शन में सबसे पहले हम सीड को बोने के लिए सीड का सिलेक्शन करते हैं। मींस सीड का सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, मींस बीज का चुनाव। अब बीज के चुनाव में बीज की कुछ विशेषताएं होती हैं। देखिए दाना जो होता है और बीज होता है उसमें कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। देखिए बीज जो होता है वह आपका रोग रहित होना चाहिए, रोग रहित होना चाहिए। आपको हम दाना और ग्रेन एंड सीड में हम आपको अंतर बताएंगे। आपके लिए अलग वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, उसमें हम आपको ग्रेन एंड सीड में अंतर बताएंगे। यदि आपसे कहीं पूछ दिया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, वह बात आपकी अलग वीडियो में हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आप गन्ने की खेती के बारे में समझ लें कि इसके लिए आपका रोग रहित होना चाहिए, 3 आंखों वाला होना चाहिए। जो बीज होता है वह आपका रोग रहित हो, 3 आंखों वाला हो, उसके अलावा 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा हो, 20 से 25 सेंटीमीटर। क्योंकि जो आपके गन्ने के 3 आंखों वाला, 3 उसमें गन्ने में बड्स होती हैं, बड्स मींस कलिकाएं, तो कलिकाएं उसमें 3 हो, रोग रहित हो और 20 से 25 सेंटीमीटर उसको हम इस प्रकार से रख देते हैं, तो उसी से हमारी कलिकाएं फूटती हैं और उसी से गन्ने का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, गन्ने की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। और उसकी लंबाई जो होनी चाहिए वह आपकी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो आप गन्ने में जो बीज का प्रयोग करते हैं वह आपका गन्ने का ऊपरी सिरा मींस ऊपरी भाग होना चाहिए, गन्ने का ऊपरी भाग होना चाहिए। तो ये हो गई बात आपकी सीड सिलेक्शन की। यदि हम बात करें आपके सीड एंड सोइंग की, सॉरी सीड रेट की, यदि हम बात करें सीड रेट की, मींस 1 हेक्टेयर में जितनी भी बीज की मात्रा को हम बोते हैं तो उसे हम सीड रेट कहते हैं। जितनी भी बुवाई की जाती है उसे हम सीड रेट मींस बीज दर कहते हैं। तो सीड रेट, जो गन्ने की सीड रेट होती है वह आपकी होती है, क्योंकि इसमें टुकड़े रखे जाते हैं तो इसमें आपके 35,000 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है। मींस गन्ने के 3 आंखों वाले 35,000 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है। यदि हम इसके वजन की बात करें, तो इसमें वजन हो जाता है आपका 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए हमें 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की आवश्यकता होती है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है, तो 35,000 से 40,000 टुकड़ों की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात आती है आपकी टाइम ऑफ सोइंग। यदि हम बात करें आपके टाइम ऑफ सोइंग की, देखिए बात करें यदि हम टाइम ऑफ सोइंग की, मींस बीज बोने के समय की, टाइम ऑफ सोइंग मींस बुवाई का समय, टाइम ऑफ सोइंग मींस बुवाई का समय। देखिए बुवाई के समय के बारे में यदि हम बात करें तो आपकी पहली बुवाई की जाती है शरदकालीन में। देखिए एक बुवाई की जाती है आपकी शरदकालीन में, शरदकालीन को हम कहते हैं ऑटम प्लांटिंग, ठीक है, ऑटम प्लांटिंग। उसके बाद आता है आपका बसंतकालीन को हम कहते हैं स्प्रिंग प्लांटिंग। उसके बाद आता है आपका
वर्षाकालीन, वर्षाकालीन या फिर इसी को कहते हैं हम अर्धसाली गन्ना, अर्धसाली गन्ना। तो इसे हम रेनी प्लांटिंग बोलते हैं, रेनी सीजन, रेनी प्लांटिंग, या फिर इसी को हम अर्धसाली भी लिख देते हैं। ठीक है, अर्धसाली, अर्धसाली। तो ये हो गई बात आपकी टाइम ऑफ सोइंग की, मीन्स बोने के समय की बात हो गई। मीन्स हम कब बुवाई करते हैं, तो शरदकालीन में बुवाई करते हैं, शरदकालीन में बुवाई करते हैं, बसंतकालीन में बुवाई करते हैं, मीन्स स्प्रिंग प्लांटिंग, ऑटम प्लांटिंग और रेनी प्लांटिंग। मीन्स शरदकालीन, बसंतकालीन और वर्षाकालीन। ये बात हो गई आपकी टाइम ऑफ सोइंग की। यदि हम बात करें आपकी सीड ट्रीटमेंट की, मीन्स गन्ने की बुवाई के लिए हमें किस प्रकार के सीड ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, मीन्स इसमें हम कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं, किस दवाई से हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, बात करें हम आपके सीड ट्रीटमेंट की, बात करें आपके सीड ट्रीटमेंट की, सीड ट्रीटमेंट के बारे में यदि हम बात करें, मीन्स गन्ने के बीज को हम किस दवा से बीज उपचार किया जाता है, तो वह किया जाता है आपका एग्लोल या एरिटोन, एग्लोल या एरिटोन नामक दवा से। एग्लोल या एरिटोन नामक दवा का प्रयोग करते हैं तो आपका सीड ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें आपकी मेथड ऑफ सोइंग की, मेथड ऑफ सोइंग मीन्स बुवाई की विधियां, बुवाई की विधियों के बारे में यदि हम बात करें, आपके बुवाई की विधियों के बारे में यदि हम बात करें, मीन्स गन्ने को हम किस प्रकार से बो सकते हैं। गन्ने को हम बोते हैं आपकी फरो मेथड, रिज मेथड, फरो मेथड, फरो मेथड, रिज मेथड, रिज मेथड, रिज मेथड, रिज मेथड। देखिए, जो आपका फरो होती है उसे हम हिंदी में कहते हैं कूण विधि, कूण विधि मीन्स गन्नों को हम कूण में रखते हैं। और आपका जो रिज मेथड होती है उसे हम कहते हैं मेड़ विधि, मीन्स इसमें हम गन्नों को मेड़ में रखते हैं, मेड़ में। इसके बाद आती है आपकी प्लेन विधि, प्लेन मेथड। नंबर 3 आपकी आती है प्लेन मेथड, प्लेन मेथड मीन्स समतल विधि, मीन्स ऐसे ही खेत में, समतल खेत में रख देते हैं, समतल विधि। देखिए, समतल विधि के बाद आती है आपकी ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग मेथड तीसरा। और नंबर 4 आती है आपकी ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग को हम हिंदी में कहते हैं आवर्ती विधि, आवर्ती विधि। तो ये बात हो गई आपकी बोने की विधियों पर, ये बात हो गई आपकी बोने की विधियों पर। मीन्स आपकी पहली नंबर पर आती है आपकी फरो मेथड, उसके बाद रिज मेथड, प्लान मेथड एंड ट्रांसप्लांटिंग मेथड। मीन्स किसी एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। पहले ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है पहले हम इसकी नर्सरी डालते हैं, उसके बाद किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर इसको बो देते हैं। तो नंबर 1 पर आपकी फरो मेथड, फरो मेथड का मतलब होता है कूण विधि, कूण में रखते हैं। उसके बाद मेड़ विधि मीन्स रिज मेथड, उसके बाद समतल मीन्स प्लान मेथड, उसके बाद आती है आपकी आवर्ती विधि। अगली जो आपकी आती है वह आपकी डिस्टेंस एंड स्पेसिंग। देखिए, गन्ने को रखने के लिए हम इसमें कितना सा डिस्टेंस रखें, मीन्स इसके बारे में यदि हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की, डिस्टेंस का मतलब होता है अंतराल, स्पेसिंग या अंतराल। तो इसमें जो आता है आपका 90 गुणे 90 गुणे 20। अब 90 गुणे 20 तो है, अब 90 क्या है, 90 जो है वह आपका लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन की दूरी जो है वह आपकी 90 सेंटीमीटर है, ये आपका सेंटीमीटर में है। उसके बाद प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट की जो दूरी होती है वह होती है आपकी 20 सेंटीमीटर। देखिए, क्या होता है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी मीन्स लाइन से एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी आपकी 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि प्लांट से प्लांट की दूरी मीन्स एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में जो अंतराल होता है वह आपका 20 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गई बात आपकी डिस्टेंस की। अब बात करें हम आपके मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की, मीन्स आपके जो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में यदि हम बात करें, मीन्स खाद एवं उर्वरक के बारे में। देखिए, खाद एवं उर्वरक के बारे में यदि हम बात करें, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में यदि हम बात करें, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप 200 से 250 कुंतल, 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर आप FYM दे दें। कब, जब हम गन्ने को बो रहे हो उससे लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, 1 से 1.5 महीने पहले लगभग हम अपने खेत में
2 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे हिंदी में गोबर की खाद कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम दे देते हैं, अपने खेत में मिला देते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद पोटास। देखिए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड पोटास के बारे में यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा आपकी 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि फास्फोरस की मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है और पोटास की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। उसके बाद इसकी मात्रा जो है वह आपकी बुआई के समय 1/3 भाग, बुआई के समय हम आपको 1/3 भाग देते हैं, जबकि बचा आपका शेष बचा आपका 2/3 भाग, इसको हम आपके 2 भागों में बांट देते हैं, 2/3 भाग को 2 भागों में बांट देते हैं और 1 भाग आपका अलग अलग मात्रा में अलग अलग समय पर दे देते हैं। और उसके बाद बात आती है आपकी, ये आपके सभी हम बुवाई के समय दे देते हैं। उसके बाद यदि हमें जरूरत पड़ती है जिंक की, देखिए जरूरत पड़ती है हमें यदि जिंक की, तो जिंक को हम 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देते हैं, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और यदि जरूरत पड़ने पर यदि सल्फर की जरूरत पड़ी, गंधक की जरूरत पड़ी, तो उसे भी हम लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देते हैं गन्ने के खेत में। तो ये बात हो गई आपकी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की, ये बात हो गई आपकी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की। मींस 2 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपकी गन्ने गोबर की खाद, नाइट्रोजन आपकी 120 किलोग्राम, फास्फोरस आपकी 60 किलोग्राम, पोटास आपकी 40 किलोग्राम और जिंक आपकी 20 किलोग्राम और सल्फर आपकी 20 किलोग्राम। उसके बाद बात आती है आपकी, यदि हम बात करें इसमें इरिगेशन की, देखिए गन्ने की खेती के लिए हमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इरिगेशन जो है, इरिगेशन के लिए हम आपको बता दें कि खेत में 8 से 10 सिंचाइयां करनी चाहिए। कितनी सिंचाइयां? 8 से 10 सिंचाइयां। अब यदि सर्दी है, यदि सर्दी के मौसम में तो हम करते हैं आपकी 8 से 10 दिन के अंतराल पर, 8 से 10 दिन के अंतराल पर ही कर देते हैं। और यदि गर्मी है आपकी, गर्मी के मौसम में हम करते हैं 20 से गर्मी के मौसम में जो हम आपकी सिंचाई करते हैं वह करते हैं हम आपकी 8 से 10 दिन पर, जबकि सर्दी के मौसम में सिंचाई करते हैं वह करते हैं हम आपकी 20 से 25 दिन के अंतराल पर, ठीक है। 20 से 25 दिन के अंतराल पर सर्दी के मौसम में, जबकि गर्मी के मौसम में हम करते हैं आपकी 8 से 10 दिन के अंतराल पर, ठीक है। अब ये बात हो गई आपकी इरिगेशन की। बात करें इसके उपज की, इसके उपज के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी उपज जो हार्वेस्टिंग की जाती है, इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग जो हम करते हैं वह करते हैं हम जब अकोला सूखने पर, गन्ने की गांठ शीघ्रता टूटने पर, या रिफ्रैक्टोमीटर यंत्र की माप जो हमने आपको बता दी उसमें 17 से 18 होने पर दरांती या खुरपी से कटाई कर लेते हैं। बात करें इसके उपज की, तो उपज जो होती है वह आपकी 500 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 500 से 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। गुण हमें मिलता है आपका, गुण मिलता है आपका 18 से 22%।